So hello everyone, I welcome you all on in this session. This is lecture 2 of our physics series. So in today's session we are going to discuss about units, fundamental quantities, derived quantities, and the second thing we are going to define fundamental quantity. Okay, so ये दो चीज़ें हम जो है आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. पहला है अपना यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. आफ्टर दैट विल डिफाइन द फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड, व्हाट आर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटी. सो लेट मी बिगिन फ्रॉम यूनिट्स. ओके, सो यूनिट्स से यूनिट्स, अभी जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि भाई हमारे आसपास जो है n नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं. तो n नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं तो n नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, n नंबर ऑफ फिजिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं. तो वहाँ पे मतलब अपने पास जो भी n नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, क्या रहेगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी ये किस तरह के नेचर में होता है. ये एक्चुअल में क्वांटिटेटिव होता है. क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है. ठीक है, मतलब हमको उसका कुछ ना कुछ वैल्यू देना होता है. जैसे भाई अपन बोल रहे हैं कि जैसे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. तो ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया. नाउ अब ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बस ये लिख दोगे क्या, खत्म हो गया काम. ये क्या है, क्वांटिटेटिव है ना. एक बॉडी मास, बॉडी 1 का कुछ मास होगा, बॉडी 2 का मास होगा, उन दोनों के सेंटर के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा. तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा. तो इस तरह से हर फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हर फिजिकल क्वांटिटी अपने फिजिक्स में क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर. कैसा होता है वो, क्वांटिटेटिव होता है. तो अगर हम उस क्वांटिटेटिव है अगर वो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा. मेजरमेंट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में कंपैरिजन भी करेंगे, मेजरमेंट भी करेंगे और क्या करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे. तो अब जब हमको मेजरमेंट करना उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, उसका कंपैरिजन करना है विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी, तो हमको क्या पता होना चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट, कुछ ना कुछ जो कि क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा. देन ओनली भाई तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो रहा है, दैट इज 200, खत्म. उसके बाद अपना कुछ नहीं पता है. इसके बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ हमको क्या बताना पड़ेगा, उसका स्टैंडर्ड यूनिट. देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज तो बस वो हवा में चलती रहेगी बातें. So to measure and comparison different physical quantity, we need a standard units of physical quantity. हमको अगर मेजरमेंट करना है या हमको कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी, फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड यूनिट का. ठीक है, टू मेजर ए फिजिकल quantity, we need some standard unit of that quantity. भाई अगर अपने पास उसका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाना उसको मेजर करना. मेजर चलो कर भी लिया तो अंडरस्टैंड हम नहीं कर पाएंगे. इसलिए क्या होगा, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी.
ठीक है, अभी चलो यार, अभी बोले ऐसा थोड़ी कुछ भी, अभी चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं ना, या आप लिख लो चाहो तो यूनिट्स क्या है? टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, चलो अभी देखते हैं थोड़ा। और दूसरा चीज क्या था? मेजरमेंट भी था, और दूसरा क्या था अपना? कंपैरिजन। मान लो भाई दो अपने पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपना एलिफेंट है, ये अपना एलिफेंट है, और यहाँ पे गोट। ठीक है, नाउ अपन अब इसको समझना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर मान लो मेरे पास यूनिट नहीं है, मेरे पास यूनिट नहीं है भाई, मास का यूनिट नहीं है, इसका कुछ मास मैंने बोल दिया भाई 200 है, जो भी मतलब कुछ भी मेरे पास पता नहीं है। अभी एलिफेंट, अभी तुम अगर आपको जो है स्टैंडर्ड यूनिट का नॉलेज नहीं है कि भाई मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो सिर्फ अभी आप ये बोल सकते हो कि एलिफेंट जो है हेवियर है किससे? गोट से। सिर्फ इतना बोल सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाओगे क्या? तो अभी क्या होगा, मान लो यहीं पे अगर मेरे को पता होता कि भाई जो भी है इसका जो मास है वही वो 200 टाइम्स यूनिट ऑफ मास, ठीक, 20 टाइम्स यूनिट ऑफ मास। ठीक, अभी अगर तुमको मास का यूनिट पता है, नाउ यू आर एबल, अभी आप बता सकते हो कि भाई क्या बता सकते हो कि भाई एलिफेंट का मास कितना है? 200 टाइम्स ऑफ यूनिट मास। ओके, और गोट का कितना है? 20 टाइम्स ऑफ यूनिट मास। तो अभी आप क्या बता सकते हो कि भाई एलिफेंट जो है, एलिफेंट इज व्हाट? 10 टाइम्स हेवियर देन goat. So now you are able to compare, and now you are able to understand, and now you are able to develop understanding in a better way कि भाई ठीक है भाई, मेरा जो एलिफेंट है वो कितना है? 10 टाइम्स हेवियर है, किससे? गोट से। मान लो, चलो छोड़ो, अभी मैं आया कहीं पे, मैं आया और मेरे को मान लो यूनिट का, अभी तो ये तो मास से रिलेटेड हो गया। मान लो मेरे को यहाँ से जाना है अपने घर, ठीक है, मेरे को कहाँ जाना है? मेरे को जाना है अपने घर पे जाना है, ठीक है ना। अभी मेरे को अगर यूनिट का नॉलेज नहीं है, यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट का नॉलेज नहीं है, अगर तो लेंथ का यूनिट का नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अंडरस्टैंड थोड़ी कर पाऊंगा कि भाई ये कितना दूर है या नहीं है, जो भी कुछ, ये जो मुझे किस पर्टिकुलर व्हीकल से जाना चाहिए, मुझे गाड़ी से जाना चाहिए, पैदल चले जाना चाहिए, कार ले लेना चाहिए, टैक्सी ले लेना चाहिए, या डिलक्स कोच से चले जाना चाहिए। तो अगर आपको डिस्टेंस का नॉलेज नहीं होगा, उसके यूनिट का नॉलेज नहीं होगा, तो आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं? तो टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, वन मस्ट नो और वन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ यूनिट्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स, वी कैन से दैट। ओके, तो समझ में आया अभी तक यूनिट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? टू मेजर एंड कंपेयर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर और विथ रिस्पेक्ट टू देम, उनके खुद को ही, अगर जैसे अभी मास को मास से अपने को क्या करना पड़ा? कंपेयर करना पड़ा। ठीक है, अभी यूनिट्स में ही जाते हैं। तो यूनिट्स जनरली जो होता है, दो पार्ट्स में अपन इसको क्या करते हैं? टू पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं, दो पार्ट्स में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, वी राइट यूनिट्स इन टू पार्ट्स। वैसे भाई टू पार्ट्स मतलब क्या? तो पहला पार्ट क्या हो गया अपना? न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेकंड पार्ट जो हो जाता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। समझ में अभी बात? अपन यूनिट्स को किस तरह से लिखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट टाइम। मान लो कि भाई यहां से जैसे अगर मेरे को लिखना है इंदौर टू उज्जैन, ओके, सो इंदौर टू उज्जैन कितना है अपना? मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई 55 किलोमीटर। तो पहला पार्ट क्या हो गया? अपना पहला पार्ट हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड पार्ट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, सो
इन दिस पर्टिकुलर वे वी कैन राइट यूनिट्स। अगर जैसे भाई कोई है जो है 2 घंटे स्टडी कर रहा है, ठीक है, 2 आवर स्टडी कर रहा है, तो अपन ने कैसे लिख दिया, फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, ठीक है कि नहीं। तो टाइम को कैसे लिख दिया अपन ने, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये अपना क्या हो गया, अपन ने टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या ले लिया, आवर ले लिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को लिख सकते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वैसे, है ना, इंदौर टू उज्जैन, इंदौर टू उज्जैन, ठीक है ना। इस तरह से 2 पार्ट में अपने को लिखना होता है यूनिट्स को, ठीक है। अभी हम लोग ये डिसाइड करें, भाई देखो अभी ये तो अपन ने देख लिया कि यूनिट्स क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, लेकिन अभी अपना को ये समझना जरूरी है कि डिसाइड कौन करेगा यूनिट, मतलब कौन डिसाइड करेगा। भाई ऐसा तो नहीं कि मेरा मन कर गया, मैं जो है यूनिट डिसाइड करके बैठ गया, अपनी करके बैठ गया कि नहीं, कुछ भी कर लिया मैंने, जो भी मेरे को मन चाहा मैंने यूनिट डिसाइड कर लिया, तो ऐसे तो होगा नहीं, होगा क्या ऐसा, तो कैसे होगा वो अपन देखेंगे। यूनिट को डिसाइड कौन करता है, ठीक है, हु विल डिसाइड कि किस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है। चल तो भाई कौन डिसाइड करेगा, मान लो अपना जो भी है ना, अभी क्या है, कोई यूनिट अपने को डिसाइड करना है। क्वेश्चन अपना ये है कि हु विल डिसाइड, हु विल डिसाइड, कौन करेगा, कौन करेगा यूनिट का डिसाइड। भाई तुम भी कर लो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं सर हम तो करने वाले हैं, हम तो करेंगे, हम बहुत जो है ज्ञानी हैं, आप भी कर लो, लेकिन कंडीशन क्या है उसका, इट शुड बी internationally, it should be, or we can say it should have international acceptance, ठीक है कि नहीं। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप करना चाहते हो करो, लेकिन दैट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, अदरवाइज अपन नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये यूनिट ये होगा, ठीक है। इसके लिए एक भाई देखो अभी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है तो क्या होगा, इंटरनेशनल अगर एक्सेप्टेंस अगर है इसका, तो क्या होना चाहिए इसका, इंटरनेशनली कुछ ना कुछ बॉडी होगा जो कि डिसाइड करता होगा। सो इसके लिए जो है अपना कॉन्फ्रेंस जनरल CGPM भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, CGPM। अनदर बॉडी जो है इसी का जो सब्सिडरी है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो ये भाई अपन ने क्या बोला कि यूनिट कोई भी डिसाइड कर लो, लेकिन डिसाइड यूनिट होना क्या चाहिए अपना, इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, उसने एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो एक इंटरनेशनल बॉडी अपना CGPM बोले हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स है। तो ये क्या करते हैं अपना एनुअली जो है, हर एक साल में एक मीटिंग इनका होता है, ठीक है कि नहीं। अब वो मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि भाई ये कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी, मान लो कि जो भी स्टैंडर्ड यूनिट जिनका डिफाइन हो गया, मान लो उसमें कुछ चेंज करना है, तो ये लोग क्या करते हैं उस चेंज पे क्या करेंगे, भाई डिफरेंट कंट्रीज के लोग होंगे वहाँ पे, अब वो अपना ओपिनियन रखेंगे। अगर वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो जाता है कि हाँ ठीक है भाई ये इट इज़ एक्सेप्टेबल, तो वो क्या करते हैं, मीटिंग होने के बाद में एक जनरल पब्लिश करते हैं, और उसमें उस चीज़ को ये लोग इन्फॉर्म देते हैं कि हाँ भाई ये जो है लेंथ का डेफिनेशन जो है, लेंथ की यूनिट का डेफिनेशन जो है इस तरह से चेंज हो गया। इस तरीके से इन लोगों का क्या चलता है, प्रोग्राम चलता है पूरा, ठीक है। तो CGPM और जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, दे विल डिसाइड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो पहला मेरे को जो लगता है कि यूनिट्स से रिलेटेड अब चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ में दूसरा जो था अपना फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी,
ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड, अभी इसको फंडामेंटल क्वांटिटी को मैं एफ क्यू लिख रहा हूं, ठीक है, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी दैट इज डी क्यू। ठीक है, अभी क्या है यार, अपन ने देखा कि भाई एन नंबर ऑफ फिजिकल फिनोमिना अपने आसपास हो रहा है, एन नंबर ऑफ क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो हर फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहे, एक दूसरे पे उसका कोई डिपेंडेंस नहीं रहे, ये जरूरी नहीं है और बहुत कम होता है। ठीक है, तो फंडामेंट मतलब क्या होता है कि हर क्वांटिटी जो है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है कि नहीं। तो जैसे भाई मान लो कि एग्जांपल अगर जैसे अपन ले, अगर मान लो मेरे को लेंथ का यूनिट पता है, किसका पता है, यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट जो है ना, लेंथ का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ अगर मैं जानता हूं, यूनिट ऑफ लेंथ अगर मेरे को पता है, यूनिट ऑफ लेंथ आपको पता है तो क्या होगा, एरिया का लेंथ आप जो है, एरिया जो है, यूनिट ऑफ लेंथ आपको पता है तो एरिया का जो होगा, एरिया का क्या हो जाएगा भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसको दोनों को बराबर मान लो कि भाई ब्रेड्थ भी जो है लेंथ ही है। ठीक है कि नहीं, तो उसका भी यूनिट क्या होगा, लेंथ का ही होगा। तो एरिया का यूनिट आप यहां से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, एरिया का यूनिट आप बता सकते हो। तो वही कहने का मतलब है कि भाई ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यू नो। पहला पॉइंट अगर अपन लिखना चाहें तो भाई ऑल फिजिकल क्वांटिटीज are not independent of each other। भाई जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है सबकी सब फिजिकली जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ क्या है डिपेंडेंट भी है। समझ में आया बात। तो क्या है भाई, अपन जैसे बात कर रहे थे क्या, यूनिट ऑफ लेंथ अगर अपने को पता है तो अपन क्या कर लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो तुम्हें ये दूसरी चीज, अगर मान लो कि भाई यूनिट ऑफ लेंथ तुमको मालूम है, यूनिट ऑफ लेंथ आपको पता है, सेकंड वन इज यूनिट ऑफ टाइम आपको पता है, यूनिट ऑफ टाइम आपको पता है, देन यूनिट ऑफ स्पीड जो होगा दैट यू कैन कैलकुलेट बिकॉज लेंथ बाई टाइम। ओके, सो ये अगर यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ जो है नोन टू अस, देन यू कैन फाइंड, देन जो है आप स्पीड का सीधा सीधा बता दोगे। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि भाई सब फिजिकल क्वांटिटी जो है, जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, कुछ क्या रहेंगी, डिपेंडेंट रहेंगी। समझ में आया। तो जो फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, समझना थोड़ा बात को, जो फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, एकदम स्वतंत्र है, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगा, जो कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। समझ में आई बात। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा, सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which may express in the terms of fundamental quantity। derived quantity वो quantity है जिनको हम किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जिनको लिख सकें, वो अपना क्या होता है, derived quantity होता है। so this is the basic concept of fundamental quantity and derived quantity। so fundamental quantity are independent of each other and derived quantity are dependent on the fundamental quantities। okay। So in this particular manner we can define the fundamental quantity and derived quantity। derived quantities are the quantity which are dependent on fundamental quantity। okay, तो ये अपन ने बोल दिया। जैसे यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ अपने को पता है, तो यूनिट ऑफ लेंथ आपको पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गया अपना, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड एरिया विल बी द डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह अगर बात की जाए, यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ टाइम है। अगर यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ टाइम अपने को अगर पता है,
then we can easily find the unit of speed. Okay, that is length by time. So here length and time are the fundamental quantity and speed are the, speed is what? Speed is derived quantity. Okay, I hope you have written right, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है. तो अभी समझ में आया आप लोगों को कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है. अभी हम जो देखेंगे, अभी मैं कुछ लिख देता हूँ पॉइंट्स जो आपको, आप नोट डाउन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है. सो फंडामेंटल क्वांटिटी का अपन ने देख लिया, क्या होना चाहिए, शुड बी इंडिपेंडेंट. क्या होना चाहिए इसने, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. दूसरा क्या है अपना, जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज हैं, ऑल अदर क्वांटिटीज may be expressed in आप साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है. may be expressed in fundamental in terms of fundamental quantity. Third one is fundamental quantities are 7 only. Fundamental quantities are 7 only. Okay. All other physical quantities are, all other physical quantity, all other physical quantities are derived quantity. Okay, so these are the basic things about the fundamental quantity, that fundamental quantity should be independent and all other quantities may be expressed in terms of physical fundamental quantity. ये केवल जो है कितनी है अपनी 7 fundamental quantities हैं, and all other physical quantities that those are actually derived from fundamental quantities are known as derived quantity. Okay, लिख लिया आप लोगों ने. ठीक है, चल लिख लिया होगा, लिखना है, लिख लिया होगा, है ना. चल अभी ये तो हो गया अपना फंडामेंटल क्वांटिटी. अभी क्या होता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो है डिफरेंट सिस्टम यूज होता है. फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए क्या होता है, डिफरेंट सिस्टम्स है, डिफरेंट सिस्टम्स आर यूज्ड. एक्चुअली डिफरेंट सिस्टम है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है. जैसे भाई अगर मान लो, क्या मान लें अगर अपन, क्या जैसे भाई अपने पास 3 क्वांटिटी है, स्पीड, टाइम एंड लेंथ. ठीक, अगर जैसे मान लो कि मैं स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेता हूं, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेता हूं, देन लेंथ विल बी क्या, देन लेंथ विल बी डिराइव्ड क्वांटिटी. देन लेंथ विल बी डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ विल बी डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक, क्योंकि देखो भाई स्पीड क्या होता है अपना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा अपना, लेंथ बाई टाइम. ठीक है कि नहीं. तो अभी स्पीड क्या है, अभी लेंथ को अगर अपने को डिराइव्ड क्वांटिटी बताना तो क्या, 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से कई स्पीड है ना. मान लो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड कितना है 1 मीटर सेकंड. तो 1 मीटर सेकंड 1 सेकंड में, है ना, 1 मीटर सेकंड 1 मीटर सेकंड 1 मीटर सेकंड 1 सेकंड में जो लेंथ कवर करेगा, दैट इज द, मतलब 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 1 सेकंड में कितना लेंथ कवर करेगा, 1 यूनिट. ओके, 1 यूनिट, दैट इज 1 मीटर, वी कैन से दैट. ओके, सो 1 यूनिट पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 1 सेकंड में कितना कवर कर लेगा अपना,
1 यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ अगर मैं मानता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी स्पीड है और टाइम है, तो लेंथ क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि लेंथ क्या होगा, फिर लेंथ को अपन कैसे लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये लेंथ मेरा क्या हो, अगर मेरे सिस्टम में, अगर आप अपने सिस्टम में इसको स्पीड को और टाइम को अगर अपना फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हो, तो लेंथ विल बी डिराइव्ड क्वांटिटी। बोले नहीं सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना, हम ऐसा क्यों करें। तो अगर मान लो आप ऐसा नहीं करने वाले हो और आपने क्या किया, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना और लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी माना, तो देन स्पीड विल बी व्हाट, देन स्पीड विल बी व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड क्या होगा अपना, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। तो स्पीड विल बी व्हाट, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ बाई टाइम। तो हमेशा मतलब अपन जो है क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज जो अपन किस टर्म में लिख सकते हैं, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकें। ठीक है कि नहीं, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में। जैसे स्पीड को क्या लिखा अपन ने, लेंथ बाई टाइम, डिवीजन हो गया, है ना। यहाँ पे अपन ने अगर मान लो इसको और इसको जब फंडामेंटल क्वांटिटी माना था, तो लेंथ को अपन ने क्या लिखा था, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स यूज्ड इन द वर्ल्ड। एक्चुअली बहुत अलग अलग तरह के सिस्टम यूज हो रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके। समझ में आया बात। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, जो कि इंडिपेंडेंट हो, है ना, और जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज हो उनको किस टर्म में लिख सकें अपन फंडामेंटल क्वांटिटी में। ठीक है कि नहीं। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, जो कि डिपेंडेंस होता है जिसका अदर क्वांटिटीज पे। ठीक है कि नहीं, तो वो अपना होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, बोलो यहां तक समझ में आया। units for fundamental quantity are known as fundamental unit, fundamental units and ठीक, units for derived quantity, units for derived quantity are known as derived units, ओके। तो जो यूनिट हम फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे, वो क्या होगा, अपना फंडामेंटल यूनिट्स। एंड जो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होगा उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अभी अपनों को पता है कि भाई सीजीपीएम क्या होता है। सीजीपीएम क्या करता है, अपना यूनिट्स को डिसाइड करता है। ठीक है कि नहीं, क्या करता है, यूनिट्स को डिसाइड करता है ना, कि किस। सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट्स, what are the fundamental quantities, okay, what are the fundamental quantities and derived quantities. Now we'll see about and CGPM क्या होता है। ठीक है कि नहीं, कॉन्फ्रेंस एंड वेट मेजर्स किस तरह से मतलब यूनिट से डिसाइड होती है, ये सब चीज़ें अपन ने देख चुके हैं। अभी क्या हुआ कि भाई अब यूनिट्स कैसे डिसाइड होता है वो अपने को पता चल गया कि जो CGPM होता है वो एनुअली क्या करता है, अपना मीटिंग अरेंज करता है और फिर जो चेंजेस उसको करना होता है वो उसमें एनकाउंटर होते हैं। अभी जैसे तो 1971 में क्या हुआ, CGPM का क्या हुआ, एक मीटिंग हुआ। क्या हुआ, अपना CGPM का क्या हुआ, मीटिंग। ठीक, और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भैया अपनों को क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज SI यूनिट सिस्टम, एब्रिविएशन में जो है SI यूनिट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है कि नहीं। 1971 में CGPM का एक मीटिंग होता है और उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि भाई अपनों को कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना, इंटरनेशनली जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नाउ वी नीड टू अडॉप्ट दिस। तो ये SI सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया, जो कि क्या था,
जो कि वाइडली यूज्ड होता है ना, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करें तो जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये अपना वाइडली यूज्ड होता है। 1971 में CGPM ने डिसाइड किया। ठीक, अभी अपन ने देखा कि भाई अपना जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ओनली 7। कितना क्वांटिटी था फंडामेंटल क्वांटिटी अपना? तो फंडामेंटल क्वांटिटी अपना केवल कितना था? 7 था। तो ये हो गया अपना, व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये हो गया अपना फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी एंड सिंबल, क्या सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पहला कौन सा है अपना? लेंथ। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, SI यूनिट जो होता है इसका होता है मीटर, एंड सिंबल जो होता है अपना m। दूसरा जो होता है अपना क्या है? मास। फंडामेंटल क्वांटिटी जो दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज मास, इसको हम रिप्रेजेंट करते, इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज किलोग्राम एंड रिप्रेजेंटेड बाई kg। थर्ड वन इज टाइम। व्हाट? टाइम। सो टाइम हो गया अपना, तो टाइम में क्या होता है अपना? टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है सेकंड, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है अपना इलेक्ट्रिक करंट। फिर क्या होता है अपना? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो होता है अपना एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, डिनोटेड बाई कैपिटल A। फिर होता है अपना थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है अपना केल्विन, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल K से। फिर आता है अपना व्हाट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर क्या आता है अपना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो होता है अपना क्या होता है? मोल। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन के स्मॉल l। अभी जो सेवंथ जो होता है, जो सातवीं अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज कैंडला। क्या यूनिट होता है इसका? कैंडला, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल cd से। तो ये इस तरह से जो है अपना फंडामेंटल क्वांटिटी है, और SI सिस्टम में उसका क्या यूनिट होता है वो अपन देख रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी अपना अपन जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। उनका SI यूनिट लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला है। ओके, तो हमने साथ साथ देखा था कि भाई ये तो अपना क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है कि नहीं? लेकिन कुछ क्वांटिटी क्या था अपना? कुछ क्वांटिटी ऐसा भी था जो कि क्या है, पहले कभी जो था क्या था अपना? पहले कभी क्या था अपना? फंडामेंटल क्वांटिटी था, लेकिन बाद में यह डिसाइड किया गया कि भाई इनको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना जाए, और क्या माना जाए? इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी माना जाए। क्या माना जाए? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अभी जो होता है अपना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो जाएगा, उसका SI यूनिट क्या है वो हो जाएगा SI यूनिट, एंड सिंबल क्या है उसका। ठीक, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो पहला है वो क्या है अपना? प्लेन एंगल। पहला क्या है अपना? प्लेन एंगल। इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज रेडियन, और रिप्रेजेंट अपन इसको इस तरह से करते हैं। ठीक, दूसरा जो यूनिट होता है, दूसरा जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है वो होता है अपना सॉलिड एंगल। इसका जो होता है अपना स्टेरेडियन, रिप्रेजेंटेड बाई ऐसा। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या थी? जो पहले कभी किसी ज़माने में
क्या हुआ करती थी, फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे अब लोगों को लगा कि नहीं यार इनको फंडामेंटल नहीं माना जाए, इनको क्या कंसिडर किया जाए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कंसिडर किया जाए। तो ये तो सब अपना किस में था, ये सब जो था अभी, ये सब किस में था, अपना एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम में था, एसआई यूनिट सिस्टम में था। अभी अगर मान लो अभी यहीं पे अगर बात करें अपन किसकी, तो अभी तुमने ये नोट डाउन कर ही लिया होगा, है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो होता है, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अभी अगर दूसरी बात की जाए अपनी, कौन सी बात की जाए, दूसरा, ये तो कौन सा सिस्टम था अपना, सीजीएस सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, तो वही यहाँ पे हो जाएगा अपना फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड लास्ट वन इज द सिंबल, ठीक। तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी अपना क्या है, लेंथ। तो लेंथ का जो सीजीएस होता है वो क्या होता है अपना, सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर, रिप्रेजेंटेड बाई सीएम। दूसरा अपना है क्या, मास, इसका जो सीजीएस यूनिट है दैट इज ग्राम, रिप्रेजेंटेड बाई जीएम। एंड थर्ड वन इज टाइम, इसका जो सीजीएस यूनिट होगा दैट इज सेकंड ही रहेगा यहाँ भी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन स्मॉल एस से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना जो भाई पहले क्या था अपना एसआई सिस्टम था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सीजीएस सिस्टम मतलब क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है उसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, मास का जो सीजीएस यूनिट है ग्राम है, और टाइम का जो सीजीएस यूनिट है दैट इज सेकंड। ओके, तो यहाँ तक अपने को अभी बात समझ में आई, एसआई यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, और इन सिस्टम में इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या है और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नाउ आई कैन इरेज इट, कैन आई इरेज इट, ओके। आप लोगों ने लिख लिया होगा, देखिए साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है, आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहेंगे, है ना। चल, अभी अगर बात की जाए तो क्या होता है, अभी अगर बात की जाए अपना, तो सीजीपीएम ने, भाई सीजीपीएम ने एसआई सिस्टम बनाया। अभी दूसरा चीज जो इंट्रोड्यूस किया सीजीपीएम वो होता है अपना एसआई प्रीफिक्स, एसआई प्रीफिक्स, ठीक है। अभी एसआई प्रीफिक्स में क्या किया कि भाई देखो जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी वेरीज ओवर, फिजिकल क्वांटिटी वेरीज ओवर ए वाइड रेंज, वेरीज ओवर ए वाइड रेंज, वेरीज ओवर ए वाइड रेंज। कैसे सर बोले, ऐसा थोड़ी है ना। जैसे अगर बात करें अपन लेंथ की बात कर लो, ठीक, तो न्यूक्लियस में जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स होगा, ठीक है, टू प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस कितना होता है वो अपना 10 to the power of -15 मीटर। ये लेंथ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। अभी दूसरी अगर लेंथ की बात करें तो भाई डिस्टेंस ऑफ क्वासर, क्वासर मतलब एक बड़ा तारा होता है, ठीक है, फ्रॉम अर्थ, अर्थ से अगर इसकी बात की जाए सो इट इज अराउंड 10 to the power of 26 मीटर। तो ये तो किसकी देखो वेराइटी देखिए आप, मतलब किस तरह से वेरी कर रहा है। लेंथ की अगर अपन बात करें तो लेंथ जो दो प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन है उनके बीच का डिस्टेंस 10 to the power -15 मीटर है। और अगर मैं क्वासर का डिस्टेंस अगर देख रहा हूँ अर्थ से, सन दैट इज 10 to the power of 26 मीटर। ऐसा मतलब कितना वेराइटी है, कितना वेरिएशन है देखा जाए तो। अगर यहीं पे अगर मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम, ठीक। और यहीं पे अगर अपन मास ऑफ गैलेक्सी की बात करें, किसका, मास ऑफ गैलेक्सी, तो गैलेक्सी का जो मास होता है दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 41 किलोग्राम। तो कितना वेरिएशन है, देखो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी मतलब लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है और मास भी फिजिकल क्वांटिटी है। और हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस था वो 10 टू द पावर -15 मीटर है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच, क्वासर और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 टू द पावर ऑफ 26 मीटर। इसी प्रकार अगर मास का देखा जाए तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम and mass of galaxy is 2.2 into 10 to the power of 41 kilogram. Now you can imagine that how big the separation, how big the variation is, कितना ज़्यादा सेपरेशन है देखा जाए तो, मतलब 10 टू द पावर ऑफ 71 72 का डिफरेंस है। तो ऐसे में क्या हुआ कि CGPM का एक मीटिंग हुआ, ठीक है, आपने लिख लिया होगा ये। ऐसे में क्या हुआ कि भाई CGPM का आप लोग लिख लीजिए ना, तो इन्हीं चीज़ों को, जो इतने सारे वेरिएशन था, इतना मतलब वाइड रेंज में वेरिएशन था, तो इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, CGPM ने मीटिंग हुआ CGPM का, और CGPM ने इंट्रोड्यूस किया क्या, SI प्रीफिक्सेस। CGPM ने क्या इंट्रोड्यूस किया फिर अपना SI प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस किया, है ना, कि भाई SI प्रीफिक्स अपने को बनाना चाहिए। SI प्रीफिक्स ये कौन दिया अपना, CGPM ने फिर अपना जो है SI प्रीफिक्स के नाम से दिया। अब ये कैसे कैसे क्या, कौन कौन से क्या क्या बोलते हैं अपन इसको, देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा पावर ऑफ 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्रीफिक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिंबल, ठीक। तो पावर ऑफ 10 की अगर बात करें, यहाँ पे अगर पावर तुम्हारा 18 है तो इसको हम बोलते हैं प्रेफिक्स में एक्सा, डिनोटेड बाई कैपिटल E। यहाँ पे अगर 15 है तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पीटा, है ना, मारा पीटा जो भी कुछ, ये हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल P से। यहाँ पे हो जाएगा अगर मान लो 12, तो ये हो गया अपना कितना, 13, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल T से। इफ़ यहाँ पे जो है 9 है तो ये होगा अपना क्या, गीगा, और इसको अपन कैपिटल G से डिनोट करेंगे। यहाँ पे अगर 6 है तो ये हो जाएगा अपना मेगा, ये दिस इज डिनोटेड बाई कैपिटल M। यहाँ पे अगर 3 है तो ये डिनोट होगा अपना किलो से, स्मॉल के से डिनोट करेंगे इसको। ये अपना अगर 2 है तो ये अपना होगा क्या, हेक्टो, क्या होगा, हेक्टो, और रिप्रेजेंट होगा अपना स्मॉल s से। अगर ये अपना 1 है तो ये हो जाएगा क्या, डेका, एंड रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल d। बात समझ में आया, मतलब ये प्रीफिक्स दिए वही स्टैंडर्ड। अगर कहीं 10 टू द पावर 18 दिखता है आपको तो अपने को 10 टू द पावर 18 नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। अभी मेरा प्रेशर आ रहा है भाई 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 पास्कल, 10 टू द पावर ऑफ 6 पास्कल, तो मैं उस 10 टू द पावर ऑफ 6 को क्या लिख सकता हूँ, मेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 मेगा पास्कल मेरा प्रेशर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम अपने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहीं पे फिर ये पावर ऑफ 10, ठीक, ये अपना हो जाएगा प्रीफिक्स, और ये हो जाएगा हमारा सिंबल, ठीक। तो अभी क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या है अपना पावर ऑफ 10 जो है -1 है, -1 को हम लिखेंगे कैसे, डेसी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल d। -2 को हम लिखेंगे क्या, सेंटी, इसको हम लिखेंगे क्या, स्मॉल c। -3 को हम लिखेंगे मिली, -3 को क्या लिखेंगे, मिली, स्मॉल m। -6 को हम लिखेंगे क्या, माइक्रो, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल म्यू से, ठीक है। -9 का रिप्रेजेंट इसको बोलेंगे नैनो, स्मॉल n से रिप्रेजेंटेशन होगा। -12 जो होता है दैट इज पीको, व्हाट, पीको को हम डिनोट करेंगे स्मॉल p से। -15 जो होगा दैट इज व्हाट, फेम्टो,
and it is represented by small f, and last that is -18 it represented by ecto, और इसको हम लिखेंगे स्मॉल a. So these are the prefixes, these are the prefix given by SI prefix given by CGPM or recommended by CGPM to consider when we are going to calculate something, when we are going to जब अपना को भाई जैसे 10⁻18 लिखने का क्या रिक्वायरमेंट है, सीधा सीधा एक्सा लिखो, ई लिखो, ठीक है कि नहीं. इसी तरह से अगर मान लो माइक्रोमीटर आ रहा है अपना, तो म्यू हो जाएगा, मीटर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, माइक्रोमीटर हो जाएगा, है ना. तो इस तरीके से जो है माइक्रोमीटर मतलब क्या, 10⁻⁻6 मीटर हो जाना. सो प्लीज़ राइट डाउन इट दिस, ठीक है. सो ये तो अपना क्या हो गया, एसआई प्रीफिक्सेस हो गए कि दिस आर प्रीफिक्सेस विच जनरली क्या होता है 12 तक, या बोला जाए तो 9 तक यूजफुल होता है ना, ज़्यादा ये टेरा एक्सा इनका रिक्वायरमेंट उतना नहीं पड़ता है. यहाँ भी अगर देखा जाए तो 9 नैनो तक ही जाएगा, पीको ये अपना इतना लंबा कोई कैलकुलेशन इस तरह से कुछ होता नहीं है, ठीक है. फिर भी अपन ने देख लिया, नो को आना चाहिए, है ना. तो ये चीज़ें हमने देख ली अभी, ठीक है. अभी अब हम क्या देखने वाले हैं, अभी जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि भाई डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक. सो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. देखिए अभी डिफाइन कौन करेगा, अभी अपन ने देख चुके हैं भाई, यूनिट्स जब अपन ने देखा, यूनिट्स जब अपन ने पढ़ा, तो अपने को एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि भाई जो डिफाइन करेगा कोई भी, है ना, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए, एक तो भाई अपन ने देखा था यूनिट्स कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सली, और वी कैन से दैट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. इंटरनेशनली उसने क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना. तो यहीं पे इसका भी प्रॉपर्टी क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, ये CGPM करता है. डिफाइन भी कौन करेगा, CGPM करेगा, ठीक है ना. तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है, दो प्रॉपर्टी होना चाहिए भैया. क्या होना चाहिए, एक तो जो आपने डेफिनेशन दिया है ना, इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए, उसमें इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए. मतलब वो क्या होना चाहिए अपना, इनवेरिएबल होना चाहिए, है ना. इनवेरिएबल का मतलब क्या भाई, जैसे अगर अपन बात करें कि ये मेरा मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के टिप से एल्बो के बीच का डिस्टेंस, ये वेरिएबल है, इनवेरिएबल है. भाई मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ डिस्टेंस, ये जो टिप ऑफ द मिडल फिंगर है और ये एल्बो है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा. तो ये इनवेरिएबल हुआ कि वेरिएबल हुआ, वेरिएबल हुआ ना. लेकिन यहाँ पे जो भी आप डेफिनेशन दोगे फंडामेंटल क्वांटिटी की, जो भी वट एवर डेफिनेशन गिवन बाय यू, दैट शुड बी इनवेरिएबल. वो डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए. और सेकंड जो है, सेकंड पार्ट क्या है अपना, सेकंड इज अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है भाई, कि अपने को जो है इजीली द स्टैंडर्ड यूनिट लिख लीजिए, है ना, द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी easily made available for comparing with other quantities, ओके. तो क्या होना, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजीली मेड अवेलेबल फॉर कंपेयरिंग विथ अदर क्वांटिटी. तो दो प्रॉपर्टी अपना, कभी अपन जो फंडामेंटल डेफिनेशन, जो अपन फंडामेंटल क्वांटिटी को जब भी डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे दो चीज़ें होना चाहिए. पहला क्या, इनवेरिएबल होना चाहिए, एंड दूसरा अवेलेबिलिटी होना चाहिए. अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है कि भाई डिफाइन कौन करेगा अपना फंडामेंटल क्वांटिटी को. तो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन कौन करने वाला है,
कौन डिफाइन करने वाला बताइए? CGPM, है ना, कॉन्फ्रेंस जनरल ऑफ वेट एंड मेजर्स। अभी ये CGPM जब डिसाइड करता है तो ये क्या है, कुछ मॉडर्न टूल्स का यूज़ करता है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है। तो ये जो प्रोसीजर होती है एक तो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत लेंदी होता है। तो दैट इज़ नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न एक्चुअली राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली, और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ 1 मीटर लेंथ, व्हाट इज़ 1 किलोग्राम ऑफ मास, दैट्स इट। अपनों को इससे ज़्यादा नहीं समझना है, क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है इसका समझाने का, और ये जो मॉडर्न टूल्स जो भी यूज़ करता है ये, वो अपना मतलब अपने समझना नहीं है अपनों को, ठीक है कि नहीं अपनों, क्योंकि बहुत लेंदी है वो, ठीक है ना। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 किलोग्राम ऑफ मास एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो इट इज़ क्लियर। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन डिफाइन करेगा? CGPM। प्रोसीजर लेंदी है इसलिए प्रोसीजर को अपने को नहीं जाना है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होना चाहिए? फंडामेंटल क्वांटिटी दैट शुड बी इनवेरिएबल, और जो भी आप बना रहे हो वो क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। बोलो, बात समझ में आया? ओके, कैन आई राइट इट? थैंक यू। अभी ये तो हो गया अपना फंडामेंटल क्वांटिटी का। अब डेफिनेशन अब 1 बाय 1 जो है हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। जैसे पहला जो है मीटर का डेफिनेशन लिखते हैं। क्या? मीटर, ठीक है। तो मीटर को कैसे डिफाइन किया है? आप डेफिनेशन देखिए, आपको लिखना होगा, है ना, लिख लीजिए आप। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम। ये क्या होता है अपन देखेंगे, ठीक है। वैक्यूम इन 1/299,792,458 in this seconds is called 1 मीटर, ठीक। तो क्या डेफिनेशन हुआ मीटर का? कि भाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, है ना, लाइट के द्वारा वैक्यूम में इतने सेकंड्स में 1/299,792,458 सेकंड्स में जितना डिस्टेंस कवर होगा दैट इज कॉल्ड एज 1 मीटर, दैट इज नोन एज 1 मीटर। अच्छा, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम जैसे अभी मैं इस रूम में खड़ा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है भाई? हवा भी है ना, एयर है, एयर में H2 भी है, O2 भी होगा, ठीक है कि नहीं। H2 है, उसके बाद में नाइट्रोजन भी होगा, और भी अदर बहुत सारे मीडियम है यहाँ पे, है कि नहीं। लेकिन वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। क्या होता है, क्या नहीं होता है? कोई मीडियम नहीं होता वहाँ पे, ना एयर होगा, ना नाइट्रोजन होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नथिंग विल बी देयर, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करना है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकंड्स इज कॉल्ड 1 मीटर, ओके। अभी अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? अभी दूसरा डेफिनेशन अगर अपन बात करें, किसका है दूसरा? किलोग्राम का। किलोग्राम क्या अपना? किलोग्राम। तो किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया है? द मास ऑफ cylinder made of platinum iridium alloy kept at international bureau of weights and measures is defined as 1 किलोग्राम। तो बात समझ में आई भाई? क्या है
किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम, कि भाई प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है जो कि कहाँ पे रखा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। तो उसका जो वेट है वो अपन उसको क्या डिफाइन कर रहे हैं, 1 किलोग्राम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ समझने लायक कुछ है नहीं। प्लेटिनम इरिडियम का एक प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर है, ठीक है कि नहीं, जो कि कहाँ पे रखा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। उसका जो वेट है उसको अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1 किलोग्राम, ठीक है। आपने लिख लिया, नहीं लिखा हो लिख लीजिए, ठीक है भाई। तो अपन ने मीटर को डिफाइन कर दिया, किलोग्राम को डिफाइन कर दिया, ठीक। अभी अपना तीसरा जो आएगा वो क्या होगा, तीसरा क्या है अपना, सेकंड, क्या है, सेकंड, ठीक। तो अभी जो तीसरा है दैट इज थर्ड वन इज सेकंड। अब देखो यार क्या होता है, एक अलॉय होता है सीजियम 133, क्या अलॉय, एक मतलब एलिमेंट होता है अपना सीजियम 133, ये एक अपना एक पार्टिकल है, ठीक है कि नहीं, एक अपना एलिमेंट है ना। सीजियम 133 वीकेंड से मतलब सीधी सीधी बात है, एक एटम है अपना, ठीक है ना। क्या है, सीजियम 133 का अपने पास एक एटम है। अभी इसकी टेंडेंसी क्या है, ये अलग अलग वेवलेंथ पे क्या करता है अपना, अलग अलग वेवलेंथ पे रेडिएशन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है ना। एमिट वेवलेंथ, एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट डिफरेंट वेवलेंथ, एट डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग रेडिएशन मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कर रहा है, ये एमिट कर रहा है डिफरेंट किस पे, डिफरेंट वेवलेंथ पे। अभी होता क्या है, अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या कर लेंगे, एक रैंडम जो है ना, अभी हम क्या करेंगे, एक रेडिएशन को जो है क्या कर लेंगे, एक रेडिएशन को हमने क्या किया, रेडिएशन है ना, वन रेडिएशन वी कैन से दैट वन रेडिएशन इज सिलेक्टेड है ना। अभी हमने क्या किया, एक रेडिएशन को सिलेक्ट किया, और कैसे सिलेक्ट किया अभी लिख देते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड correspond to transition of to हाइपरफाइन लेवल। अभी क्या होता है देखो, सीजियम 133 का क्या टेंडेंसी है कि ये अलग अलग वेवलेंथ पे अपना रेडिएशन एमिट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक रेडिएशन सिलेक्ट करता हूँ, मान लो मैंने ये रेडिएशन सिलेक्ट किया, ये वाला, ठीक है कि नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, किस तरह से रेडिएशन को सिलेक्ट कैसे करूँगा कि ट्रांजिशन ऑफ टू हाइपरफाइन मतलब एनर्जी लेवल्स होता है ना। मान लो कि अभी भाई ये यहाँ पे जो है F = 0, एनर्जी लेवल = यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लेवल = 1 है। तो मैं कौन सी रेडिएशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनके ट्रांजिशन पे है ना, ट्रांजिशन ऑफ टू हाइपरफाइन मतलब कि 0 से जब 1 में शिफ्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करूँगा, मैं एक रेडिएशन सिलेक्ट करता हूँ। अभी क्या है यार देखो, ये रेडिएशन मान लो यहाँ पे इमिट हो गया, लेकिन हर रेडिएशन का क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में फिर वो उसी वेवलेंथ पे वही रेडिएशन क्या होगा, एमिट होगा। सो इसलिए अगर अपन हम बोलें अगर, तो हर रेडिएशन का क्या होता है, रिपीटेशन का टाइम पीरियड होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में फिर यही वेवलेंथ की अपने क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, एमिट होगा। तो अब बस यहीं पे फिर इसका डेफिनेशन हो जाता है क्या, टाइम ड्यूरेशन in 9,192,631,770 time period
of the selected transition is defined as 1 सेकंड। ठीक है भाई, क्या हो गया अपना सेकंड का डेफिनेशन क्या हो गया कि भाई सीजियम 133 एक एटम होता है जिसका टेंडेंसी क्या होता है कि वो अलग अलग वेवलेंथ पे क्या कर रहा है, अपना रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहा है। नाउ हम क्या करते हैं, एक रेडिएशन ऐसे सिलेक्ट करते हैं ताकि उसका जो वो क्या हो, ट्रांजिशन पीरियड में हो, ट्रांजिशन जोन में हो, मतलब यहाँ पे अगर एनर्जी लेवल 2 एनर्जी लेवल हो तो इनके ट्रांजिशन जोन में हो। तो अब और हर किसी वेवलेंथ का, हर किसी रेडिएशन का क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो क्या करता है, रिपीट करता है ना, रिपीट करता है अपने आप को। सो द टाइम ड्यूरेशन इन 91192631770 टाइम पीरियड ऑफ द सिलेक्टेड ट्रांजिशन इज डिफाइंड एज व्हाट, 1 सेकंड। प्लीज राइट इट डाउन, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी तुम ये समझाने के लिए मैंने बता दिया इतना सारा। टाइम ड्यूरेशन इन टाइम पीरियड ऑफ द सिलेक्टेड ट्रांजिशन इज डिफाइंड एज, ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आया? तो अभी अपन ने किसको डिफाइन कर दिया, लिख लिया आप लोगों ने, सेकंड को डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन दैट पर्टिकुलर सीरीज we have already discussed the definition of length, okay, length, mass, and what is actually second. We have already discussed about it. Now we'll discuss, or now we'll define the definition Kelvin. Okay, definition of Kelvin. These definitions are given by the CGPM. Okay, this is the international body which decide that how to define these fundamental quantities and all. तो केल्विन के बारे में अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन 1/273.16 of the thermodynamic temperature of triple point of water. Triple point of water is called 1 Kelvin. Is called 1 Kelvin. ठीक है भाई, कि जो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर होता है, उसका 1/273.16 फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा, दैट इज नोन एज 1 केल्विन। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट एक स्टेट होता है जहाँ पे तीनों, मतलब जो भी कोई, जैसे वाटर है तो वाटर का जो तीनों स्टेट रहेगा, है ना, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीनों क्या रहेगी, अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगी, ठीक है। अभी आता है अपना 5 नंबर पे जो है वो होता है अपना क्या, एम्पियर। क्या होता है अपना, एम्पियर। सो अभी एम्पियर डिफाइन अगर अपने को करना है तो एम्पियर डिफाइन कैसे करेंगे? मान लो ये 2 वायर है, ठीक है, जिनको अपन ने क्या किया है, पैरेलली प्लेस्ड किया है। कहाँ पे प्लेस्ड किया अपन ने? वैक्यूम में। और इनका जो नेग्लिजिबल एरिया है, ठीक है, नेग्लिजिबल एरिया है, पैरेलल प्लेस्ड किया अपन ने, ठीक है। इनको कैसे प्लेस्ड किया है, अपन ने? पैरेलल प्लेस्ड, ठीक है। तो एम्पियर क्या है अपना? एम्पियर क्या हो रहा है कि ये वैक्यूम में अपन ने क्या किया, 2 थिन वायर लिए। थिन वायर मतलब नेग्लिजिबल एरिया वाले क्या लिया अपन ने, वायर लिए। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, वैक्यूम में प्लेस किए, पैरेलल है। तो जब हम इसमें करंट पास करते हैं इन दोनों वायर में, कोई में भी, मतलब दोनों वायर में अब जब हम करंट पास करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ही हम करंट एस्टेब्लिश करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे बोलो? वो क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे अपने को देखना है, ठीक है, इफ इक्वल currents are maintained
maintained in the two maintained in the two wires, so that force between them is 2 into 10 to the power of minus 7 Newton per meter of the wire. The current in any wire is called 1 ampere. ठीक है भाई, बात समझ में आया? तो क्या हो रहा है अपना, एम्पियर को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मतलब अपन नहीं, क्यों डिफाइन कर रहा है एम्पियर को? सीजीपीएम ने कैसे डिफाइन किया कि भाई दो मेरे पास थिन वायर है, दो थिन वायर है, नेग्लिजिबल एरिया है जिनका पैरेलली अपन ने प्लेस किया। अब इनके बीच जब अपन करंट एस्टेब्लिश करते हैं तो वायर क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बस अपना जब हम इस पर्टिकुलर इफ इक्वल करंट्स आर मेंटेन्ड इन दिस वायर, और जो इनका जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, अगर वो 2 into 10 to the power of minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ वायर है, देन द करंट इन एनी वायर इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। ओके, तब उस करंट को अपन क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। ये जो न्यूटन होता है ये फोर्स का क्या है, अपना एसआई यूनिट है। न्यूटन जो है, न्यूटन को क्या बोलते हैं, न्यूटन है क्या एक्चुअल में, फोर्स का एसआई यूनिट। ओके, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, लेंथ डिस्कस कर लिया, मास डिस्कस कर लिया, सेकंड डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद में केल्विन डिस्कस कर लिया, है ना, एम्पियर डिस्कस कर लिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट मोल। तो मोल का डेफिनेशन लिख लीजिए। मोल का डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ substance that contains as many elementary entities as there are number of atoms in 0.012 kilogram of carbon 12 is called a mole। ठीक है भाई, तो मोल अपन किसको बोल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड अ मोल। अच्छा, एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री एंटिटीज मतलब मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और अगर मोनो एटॉमिक है कोई, अगर मेरे जैसे आर्गन है, मान लो आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन में क्या है, मोनो एटॉमिक है, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री एंटिटीज, वहां पे क्या हो जाएगा, अपना एटम हो जाएगा। लेकिन मल्टी एटॉमिक है तो वहां पे क्या होगा, अपना मॉलिक्यूल्स होगा। अदरवाइज क्या होगा, मोनो एटॉमिक के केस में एलिमेंट्री एंटिटीज मतलब एटम्स होगा। अभी जो 7th है अपना, वो क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है अपना, कैंडेला। देखो ये सब जो चीजें होती है ये सब स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड है। किसने डिसाइड कर रखा है अपना, किसने डिसाइड किया हुआ है ये, अपने सीजीपीएम ने। ठीक, इट इज defined as the luminous intensity of a black body of surface area 1/6 lakh meter square placed at
placed at the temperature of freezing platinum and at a pressure of 101,325 Newton per meter square in the direction perpendicular to its surface. तो वन कैंडेला को कैसे डिफाइन किया भाई कि इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी जिसका सरफेस एरिया है 1/6 लाख मीटर स्क्वायर, जहाँ कहाँ पे प्लेस्ड एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम एंड एट अ प्रेशर ऑफ 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. सो दिस आर द डेफिनेशन एक्चुअली जो किसके द्वारा दी गई है, CGPM के द्वारा दी गई है ना. उन्होंने अपना एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया और उसके हिसाब से जो है अपने क्या किया, उन्होंने अपना जो भी देना था, मतलब जो डेफिनेशन डिफाइन करना था वो कर दिया. तो कैंडेला को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, उस सरफेस एरिया इज 1/6 लाख मीटर स्क्वायर. कहाँ पे कैसे प्लेस्ड किया है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना, फ्रीजिंग प्लेटिनम के टेम्परेचर पे रखा है और प्रेशर कितना है अपना 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे. इस पर्टिकुलर कंडीशन में ब्लैक बॉडी का जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वन कैंडेला बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, अभी अपन ने जो भी अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, हमने अपनी हर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या करा, डिफाइन जो CGPM ने किया है उसको अपन ने समझ लिया, है ना, समझ लिया, ये लिख लिया, जो भी कुछ है, जो कुछ समझने का था वो समझ लिया, अदरवाइज हमने क्या किया, लिख लिया. अच्छा, अभी यहीं पे अपना क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी. तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सा था, एक तो मेरा क्या था, प्लेन एंगल था. पहला क्या था तुम्हारा, प्लेन एंगल, है ना, क्या था, एक प्लेन एंगल. तो प्लेन एंगल समझने के लिए क्या करते हैं, मैं एक यहां पे सर्कल ले लेता हूं. ये मेरा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है अपना, r रेडियस है. ठीक है, ये मेरा r रेडियस है. इसके बाद में क्या किया भाई, प्लेन एंगल समझना आपने को. प्लेन एंगल जो होता है जनरली 2D में होता है ना भाई, 2D है ये. ठीक, 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आर्क सिलेक्ट किया ये वाला. ठीक, ये आर्क सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या किया, अपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, जिसका इसका रेडियस भी r होगा. और यहाँ पे जो ये आर्क जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन एंगल. तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं अपन कि भाई एंगल subtended by an arc at center is known as plane angle. ठीक, अगर न्यूमेरिकली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है अपने को तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, दैट इज डी एस अपॉन में क्या हो जाएगा, आर. तो डी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, डी थीटा इज इक्वल टू, मान लो मैंने इसको भी 1 ले लिया, 1 यूनिट ऑफ लेंथ, 1 यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक, और इसका रेडियस को भी मैंने क्या ले लिया, 1 यूनिट ऑफ लेंथ, 1 यूनिट ऑफ लेंथ. भाई डी एस इज इक्वल टू 1 हो गया, आर इज इक्वल टू 1 हो गया. ठीक है, तो डी थीटा इज इक्वल टू, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन डी थीटा विल बी इक्वल टू 1 radian. Okay, so this is how plane angle is defined. Plane angle is defined for 2-dimensional 2D. Okay, so the angle subtended by arc, एक angle subtended by this arc at center of the circle, at center, है ना, at center of the circle we can write it here, center of circle. Okay, है ना, center of circle, angle subtended by this arc at center इज नोन एज प्लेन एंगल. मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये तो हुआ अपना प्लेन एंगल, जिसका भाई अपने को पता है ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 रेडियन. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या,
1 आर्क होगा, है ना, आर्क का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, आर्क का 1 यूनिट ऑफ लेंथ होगा, है ना, और रेडियस भी अपना क्या है 1 यूनिट ऑफ लेंथ। तो इस तरीके से हमने प्लेन एंगल को डिफाइन किया है। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, देर बहुत है। अभी हमारा जो लास्ट चीज है इसमें, अभी लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज क्या है भाई अपना, लास्ट चीज है अपना सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। जो सेकंड चीज है अपना अभी यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज सॉलिड एंगल। ठीक, सॉलिड एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपना डी ओमेगा से। ठीक, मान लो यार अभी ये कमरा है, ठीक है कि नहीं, अभी इस कमरे में मान लो यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। तो लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ से जब लाइट ट्रेवल करेगा तो कुछ इस तरह से जाएगा आगे के डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से जाएगा आगे के डायरेक्शन में जाएगा। मैं मान लो यहाँ पे अलग अलग जगह पे इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक, तो अपना जनरली जो ऑब्जर्व अगर आप करोगे तो लाइट तो क्या है, चारों तरफ अपना जो है क्या कर रहा है भाई, लाइट ऐसा तो नहीं है ना एक ही जगह पे दे रहा है लाइट सीधा, बट इन जनरल जो लाइट जो होता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्फेरिकल फ्रंट, है ना। ये जो जिस तरीके से ट्रेवल करता है ना लाइट किस तरीके से ट्रेवल करता है, स्फेरिकल फ्रंट में। मतलब वो अगर इसको मैं कंप्लीट करूंगा पूरा तो ये मेरा क्या बन जाएगा भाई, स्फेयर बनेगा। क्या बनेगा अपना, स्फेयर बनेगा जिसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक है कि नहीं। तो मान लो भाई कि ये मैं यहाँ पे एक स्फेयर कंसिडर करता हूँ, ये मेरा स्फेयर है जिसका रेडियस है अपना r, और ये मेरा सेंटर है O। स्फेयर मतलब क्या, मतलब यार मान लो स्फेयर मतलब क्या, अपना बॉल है ना, क्रिकेट की जो गेंद होती है। मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बॉल है ना, इस तरह का बॉल है। तो अभी ये मेरे पास बॉल है, इस बॉल से मैं क्या करता हूँ, इसके सरफेस से, इस बॉल के सरफेस से मैं छोटा सा एरिया लेता हूँ। इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। मैंने क्या किया, उस बॉल के सरफेस से ये छोटा सा एरिया कंसिडर किया, डी है। क्या लिया मैंने भाई, ये मेरे पास गेंद है, क्रिकेट वाली गेंद है। अभी ये गेंद है तो उसके ऊपर से मैंने एक छोटा सा, मान लो ये मेरा गेंद है ना, ये वाला, तो इसके ऊपर से मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, है ना। ये एरिया कंसिडर किया, एक एरिया को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अभी यहाँ पे इसका कुछ सेंटर है O, यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है O। मैंने जो ये एरिया जो यहाँ से निकाला था इसकी बॉल से, उसका जो सरफेस है, ठीक है ना, उसका जो सरफेस है उससे क्या करूंगा मैं, उससे मैं वहां पे कहाँ पे लाइन ड्रा करूंगा, अपने सेंटर पे। कहाँ पे लाइन ड्रा करूंगा, सेंटर पे, है ना। ये लाइन अपने को दिखेगी नहीं इसलिए डॉटेड लाइन हो गई। ठीक, तो ये इस तरीके से जो है मेरा क्या हो गया, मैंने भाई एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एक सरफेस पे एरिया लिया, और उसको उसके जो सरफेस है उसको मैंने कहाँ पे इंटरसेक्ट करवाया, कहाँ पे मैंने ज्वाइन करवाया, अपने उसके स्फेयर के सेंटर पे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ज्योमेट्री अगर पढ़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोन। क्या हो जाएगा, ये कोन। तो यहां पे जो सॉलिड एंगल डिफाइन होता है वो क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाई कोन एट सेंटर is known as सॉलिड एंगल। ठीक है, समझ में आई भाई बात। ये जो एंगल हो जाएगा, मान लो ये तो एरिया हो गया, ये अपना रेडियस हो गया r, और ये वाला जो एंगल होगा ये इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाई कोन एट सेंटर इज नोन एज सॉलिड एंगल। अगर मैथमेटिकली अपने को इसको रिप्रेजेंट करना है तो डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन की अगर बात करें कि डी ए को भी मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और आर स्क्वायर को भी मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, है ना। क्या मान लिया, 1 मान। डी ए मतलब क्या है, स्क्वायर है किसका भाई, ए लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ का स्क्वायर। आर स्क्वायर तो आर मतलब क्या, 1 यूनिट ऑफ लेंथ। आर स्क्वायर मतलब क्या, 1 यूनिट लेंथ का, यूनिट ऑफ लेंथ का स्क्वायर। तो ये सब चीजें क्या हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी साइज डी ओमेगा जो आएगा वो क्या आएगा अपना 1 स्टेरेडियन।
ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, 1 स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस पर्टिकुलर कोन एट सेंटर ऑफ स्फीयर इज नोन एज सॉलिड एंगल। ओके, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। नाउ आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड if you really like it, please like, share and subscribe with your friends. Thank you very much.